मई 1999 जम्मू कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां, समुद्र तल से करीब 16,000 से 18,000 फुट की ऊंचाई, जहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जहां खून जमा देने वाली ठंड हो, जहां एक गलत कदम मौत हो, वहां उन चोटियों पर दुश्मन बैठा था और नीचे थे हमारे जवान, खुले मैदान में, दुश्मन की नजरों में, दुश्मन की गोलियों की जद में। दुनिया की किसी भी मिलिट्री की टैक्टिक्स बुक खोल लो, उसमें लिखा है ऊंचाई पर जो होता है जंग वो जीतता है। और यहाँ तो दुश्मन ने पूरी सर्दियां चुपके से वो ऊंचाइयां हथिया ली थी। तो फिर भारतीय सेना ने क्या किया? वो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़े, सीधे, खुले में, दुश्मन की बंदूकों के सामने, और जीते। ये कहानी है उस जंग की जो न सिर्फ बर्फ पर लड़ी गई, बल्कि हौसले से, खून से और उस जिद से लड़ी गई जो सिर्फ हिंदुस्तानी फौजी के अंदर होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चलेंगे उन पहाड़ों पर जहाँ की हवा भी दुश्मन थी, जहाँ रात में तापमान -20 तक गिर जाता था, और जहाँ हमारे जवानों ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया आज भी हैरानी से देखती है। ये है कारगिल वॉर 1999, जब दुश्मन ऊपर था। इस कहानी की जड़ें समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 1998 का साल, भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किए थे। पूरी दुनिया डरी हुई थी कि कहीं ये दो पड़ोसी देश एक दूसरे को तबाह न कर दें। लेकिन तभी एक उम्मीद की किरण आई। फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद बस में बैठकर लाहौर गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से गले मिले। दोनों ने शांति का वादा किया। लाहौर घोषणा पत्र पर दस्तखत हुए। पूरी दुनिया ने तालियां बजाईं। लेकिन जब वाजपेयी जी लाहौर में शांति का हाथ बढ़ा रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तानी सेना के जनरल परवेज मुशर्रफ कारगिल की पहाड़ियों में अपने सैनिक घुसा रहे थे। ये धोखा था, सुनियोजित, ठंडे दिमाग से रचा गया धोखा। 1999 की सर्दियां, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तानी सेना और उनके साथ कुछ तथाकथित मुजाहिदीन चुपचाप भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे थे। अब ये घुसपैठ कोई छोटी मोटी नहीं थी। ये एक बहुत सोचा समझा, महीनों की तैयारी के साथ बना हुआ प्लान था, जिसका नाम था ऑपरेशन बर्डर। पाकिस्तान की सोच थी कि सर्दियों में भारतीय फौज अपने कुछ ऊंचे पोस्ट खाली कर देती है, क्योंकि वहां इतनी बर्फ हो जाती है कि रहना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने सोचा जब पोस्ट खाली होंगी हम वहां बैठ जाएंगे, और एक बार बैठ गए तो नीचे से हटाना नामुमकिन होगा। टाइगर हिल, तोलोलिंग, पॉइंट 5140, पॉइंट 4875, बटालिक, द्रास, ये नाम आपने सुने होंगे। ये सिर्फ पहाड़ी चोटियों के नाम नहीं हैं, ये वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे जहां से पूरी श्रीनगर लेह हाईवे दिखती थी। ये हाईवे NH1 भारत की लाइफलाइन थी। सारा रसद, सारा सामान, सारी फौजी मदद इसी रास्ते लद्दाख तक पहुंचती थी। जो इस हाईवे को कंट्रोल करे वो लद्दाख को बाकी भारत से काट सकता था, और पाकिस्तान ने यही चाहा था। उनकी सोच थी कि भारत घबराकर कश्मीर पर बातचीत के लिए मजबूर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा, दोनों परमाणु शक्तियां आमने सामने होंगी तो दुनिया बीच बचाव करेगी। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सोची, भारतीय सेना का जवाब क्या होगा। मई 1999 की शुरुआत, एक चरवाहे ताशी नामग्याल ने कुछ अजीब देखा। कारगिल के पास की पहाड़ियों पर अनजान लोग थे, हथियारों के साथ। उसने फौज को बताया। भारतीय सेना को पहले लगा शायद कुछ घुसपैठिए होंगे, जैसे पहले भी होते रहे थे। एक छोटी पेट्रोलिंग पार्टी भेजी गई। वो पार्टी वापस नहीं आई। तब जाकर असली तस्वीर सामने आई। दुश्मन ने 160 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल पर 130 से ज्यादा पोस्ट कब्जा कर लिए थे। हजारों की तादाद में वो ऊपर थे। खाने पीने का सामान था, गर्म कपड़े थे, मोर्टार थे, आर्टिलरी थी। उन्होंने सर्दियों भर तैयारी की थी और हमें खबर तक नहीं थी। ये हमारी इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी नाकामी थी, और इसकी कीमत हमारे जवानों ने अपने खून से चुकाई। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और आर्मी चीफ जनरल VP मलिक के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या करें? दो रास्ते थे। पहला, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करो, पाकिस्तान के अंदर जाकर उनकी सप्लाई लाइन काटो, पूरी जंग छेड़ दो। दूसरा, हम लॉक नहीं पार करेंगे, हम अपनी जमीन से वापस लेंगे। ये फैसला आसान नहीं था। LOC पार करने का मतलब था शायद परमाणु युद्ध का खतरा। दोनों देशों के पास परमाणु बम थे। 1998 में दोनों ने टेस्ट किए थे। एक गलत कदम और पूरा उपमहाद्वीप जल सकता था। वाजपेयी जी ने तय किया, हम लॉक नहीं पार करेंगे, हम अपनी जमीन अपनी ताकत से वापस लेंगे। नीचे से ऊपर चढ़ो, खुले में लड़ो, लेकिन लकीर मत लांघना। जनरल मलिक उस वक्त विदेश दौरे पर थे। जब खबर मिली तो उन्होंने एक जुमला कहा जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, हम जो है उससे लड़ेंगे। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। अब जरा सोचिए उस चुनौती को। आपके सामने पहाड़ है, 15,000, 16,000, 18,000 फुट ऊंचा,
ढलान इतनी खड़ी है कि बिना रस्सी के चढ़ना नामुमकिन। उस पर दुश्मन बैठा है, उसके पास खाना है, गोला बारूद है, बंकर है। उसने महीनों से वहां मोर्चेबंदी की है और आपको उस पर चढ़ना है, नीचे से, खुले में, जहां आप उसे दिखते हैं लेकिन वो आपको छिपा हुआ है। ऊपर से एक भी पत्थर गिरा दो तो नीचे वाला मर जाए। एक भी गोली मारो, निशाना लगाने की जरूरत नहीं। दुनिया की किसी भी मिलिट्री ट्रेनिंग में ऐसे हमले को सुसाइडल माना जाता है, लेकिन हमारे जवानों ने यही किया, बिना शिकायत किए, बिना पीछे मुड़े। तोलोलिंग की लड़ाई, जून 1999 की शुरुआत। तोलोलिंग द्रास सेक्टर की सबसे अहम चोटी थी। यहाँ से दुश्मन सीधे एंच 1 पर नजर रख सकता था और गोले दाग सकता था। 2 राजपूताना राइफल्स को तोलोलिंग पर कब्जा करने का हुक्म मिला। पहला हमला हुआ और नाकाम रहा। दूसरा हमला हुआ, फिर नाकामी। हर बार जवान ऊपर चढ़ते, दुश्मन की गोलियां उन्हें वापस धकेल देती। बर्फ पर खून के धब्बे थे। कैप्टन एन केंगुरु से लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और उनके साथी। एक रात उन्होंने तय किया कि इस बार जाएंगे तो वापस या तो जीत कर आएंगे या नहीं आएंगे। रात का अंधेरा था, पहाड़ का ढलान था, 70 से 80 डिग्री की चढ़ाई थी। हाथों से चट्टान पकड़कर चढ़ना था। ऊपर से दुश्मन के बंकरों से आग 47 और मशीन गन की आग बरस रही थी। एक एक इंच के लिए लड़ाई थी। केंगुरु से घायल हो गए, गोली लगी, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। साथियों ने कहा, सर वापस चलो। उन्होंने मना कर दिया। वो आगे बढ़ते रहे और जब वो ग्रेनेड की रेंज में पहुंचे, उन्होंने दुश्मन के बंकर को उड़ा दिया। वो खुद बच नहीं पाए, लेकिन तोलोलिंग हमारा हो गया। केंगुरुसे को मरणोपरांत महावीर चक्र मिला। वो नागालैंड से थे। उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। 26 साल, सोचिए, उम्र कितनी कम थी और काम कितना बड़ा। पॉइंट 5140 और कैप्टन विक्रम बत्रा, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन असली कहानी सुनिए, फिल्मों से परे। 13 जैक राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा को पॉइंट 5140 पर कब्जा करना था, रात के अंधेरे में। उनका कोड नाम था शेर शाह। उन्होंने अपने जवानों के साथ रात में चढ़ाई शुरू की। दुश्मन को लगा नहीं कि कोई इस तरफ से आएगा। ये रास्ता बहुत कठिन था, लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था। यही उनकी गलती थी। जो रास्ता दुश्मन ने इम्पॉसिबल माना, विक्रम ने उसी को चुना। जब रेडियो पर उन्होंने अपनी सफलता की खबर दी, उन्होंने कहा, वो शब्द जो आज भी रूह कंपा देते हैं, ये दिल मांगे मोर। पॉइंट 5140 भारत का हो गया था। उस चोटी पर खड़े होकर विक्रम ने क्या सोचा होगा? वो उत्साह, वो जीत का एहसास। लेकिन वो जानते थे कि लड़ाई खत्म नहीं हुई। उन्हें आगे भेजा गया पॉइंट 4875 के लिए। ये और भी ऊंचा और भी खतरनाक था। 7 जुलाई 1999, पॉइंट 4875। लड़ाई बहुत कठिन थी। एक घायल साथी लेफ्टिनेंट नवीन को बचाने के लिए विक्रम खुद आगे बढ़े। नवीन को उन्होंने पीछे धकेला, कहा तुम जाओ, और खुद दुश्मन का सामना किया। कई गोलियां लगी, वो शहीद हो गए। उम्र थी सिर्फ 24 साल। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के रहने वाले थे। घर पर एक मंगेतर थी जो उनका इंतजार कर रही थी। डिम्पल चीमा ने उसके बाद कभी शादी नहीं की, आज भी नहीं। विक्रम को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान। लेकिन दोस्तों, कारगिल में सिर्फ अफसरों की वीरता नहीं थी। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की कहानी सुनिए। 18 ग्रेनेडियर्स के इस जवान ने पॉइंट 4875 पर एक ऐसा काम किया जो इतिहास में दर्ज है। वो रात में रस्सी के सहारे सीधी चट्टान पर चढ़ रहे थे। दुश्मन ने देख लिया और गोलियां बरसाने लगा। 3 गोलियां लगीं, हाथ में, कंधे में, पैर में। एक आम इंसान वहीं गिर जाता। योगेंद्र चढ़ते रहे। वो चोटी पर पहुंचे, घायल हालत में, और दुश्मन के 3 बंकर उन्होंने अकेले तबाह कर दिए। उन्हें परमवीर चक्र मिला। जिंदगी में वो बचे थे। उनकी उम्र उस वक्त थी सिर्फ 19 साल। 19 साल। राइफलमैन संजय कुमार, 13 जैक राइफल्स। फ्लैट टॉप पर दुश्मन के 5 बंकर थे। पूरी यूनिट आगे नहीं बढ़ पा रही थी। संजय अचानक उठे और अकेले दौड़ पड़े दुश्मन की तरफ। गोली लगी पेट में, वो गिरे नहीं। 2 बंकर तबाह किए, फिर गोली लगी, फिर चलते रहे। एक एक बंकर साफ किया। जब यूनिट के साथी आए तो उन्होंने देखा कि संजय खून से लथपथ खड़े हैं, लेकिन रास्ता साफ हो चुका है। परमवीर चक्र। जिंदगी में टाइगर हिल, कारगिल की सबसे ऊंची और सबसे कठिन चोटी, 16,000 फुट की ऊंचाई। यहाँ से पूरा कारगिल शहर दिखता था। जो टाइगर हिल पर होता वो पूरे इलाके को कंट्रोल करता। पाकिस्तान ने इसे अपना सबसे मजबूत किला बनाया हुआ था। आर्टिलरी थी, मोर्टार थे, ट्रेन्ड कमांडोज थे। उन्हें पूरा यकीन था कि टाइगर हिल कोई नहीं ले सकता। 8 सिख रेजिमेंट को ये काम सौंपा गया, लेकिन इस बार इंडियन एयरफोर्स भी साथ थी।
पहली बार कारगिल में आईएएफ ने मिग 29, मिराज 2000 और मिग 27 को मैदान में उतारा, लेकिन ये आसान नहीं था। पहाड़ी इलाके में बमबारी करना बेहद मुश्किल है। पहले कुछ मिशन में एक मिग 27 क्रैश हुआ, एक मिग 21 गिरा और एक मिग 17 हेलीकॉप्टर मार गिराया गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को पाकिस्तान ने पकड़ लिया। वो बच गए, बाद में वापस आए, लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट के अजय आहूजा उन्हें ढूंढते हुए खुद शहीद हो गए। अपने साथी को बचाने के लिए गए और खुद चले गए, लेकिन ईएफ रुकी नहीं। मिराज 2000 ने लेजर गाइडेड बॉम्ब से दुश्मन के बंकरों को एक एक करके उड़ाना शुरू किया। पहली बार भारत ने इस तरह के प्रिसिशन वेपन्स का इस्तेमाल किया था। ऊपर से मिराज बम गिरा रहे थे, नीचे से 8 सिख के जवान चट्टानों से चिपक कर चढ़ रहे थे। रात के अंधेरे में -15 डिग्री में, थकान से टूटे हुए, भूखे प्यासे, 4 जुलाई 1999 की सुबह टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया गया। पाकिस्तान का सबसे मजबूत किला, जिसे वो नामुमकिन कहते थे, गिर गया था। इस जंग में एक और मोर्चा था जिसकी बात कम होती है, इंडियन नेवी। जब जमीन पर लड़ाई हो रही थी, भारतीय नौसेना चुपचाप अरब सागर में एक बड़ा खेल खेल रही थी। इंडियन नेवी के युद्धपोत कराची के इतने करीब आ गए कि पाकिस्तान का पूरा तेल आयात रुक सकता था। पाकिस्तान की नेवी बंदरगाह के अंदर ही छिपी रही, वो बाहर नहीं निकली। एडमिरल सुशील कुमार की अगुवाई में इंडियन नेवी ने एक साइलेंट ब्लॉकेड की तैयारी कर ली थी। पाकिस्तान को समझ आ गया कि जंग लंबी खिंची तो उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। तेल नहीं आएगा, रसद नहीं आएगी, सेना लड़ेगी क्या लेकर। ये एक साइलेंट प्रेशर था जो कैमरों के सामने नहीं आया, लेकिन फर्क बहुत पड़ा। ऑपरेशन जैकपॉट में हमने बंदरगाह डुबोए थे। इस बार हमने बंदरगाह को घेर लिया था। जमीन पर, हवा में, पानी पर, तीनों मोर्चों पर भारत लड़ रहा था। लेकिन एक और मोर्चा था जो उतना ही जरूरी था, कूटनीतिक मोर्चा। भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया कि लॉक का उल्लंघन किसने किया, अमेरिका को, यूरोप को, चीन को। पाकिस्तान कहता रहा कि ये उनके सैनिक नहीं हैं, मुजाहिदीन हैं। लेकिन मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी, उनके पहचान पत्र, सब सामने आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया। नवाज शरीफ जुलाई 1999 में वाशिंगटन गए। वापस आए तो उन्होंने पाकिस्तानी फौज को पीछे हटने का हुक्म दे दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक हमारे 527 जवान शहीद हो चुके थे। 26 जुलाई 1999, ऑपरेशन विजय का आखिरी दिन। एक एक छोटी वापस ली जा चुकी थी, दुश्मन पीछे हट गया था। लाइन ऑफ कंट्रोल फिर से वहीं थी जहां होनी चाहिए थी। भारत ने अपनी जमीन वापस ले ली थी, बिना 1 इंच लॉक पार किए, बिना किसी दूसरे देश की मदद के, बिना परमाणु हथियार उठाए, सिर्फ अपने जवानों के जज्बे से। 26 जुलाई को आज कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस जंग के बाद भारत में बहुत कुछ बदल गया। हमने सीखा कि इंटेलिजेंस कितनी जरूरी है। हमने अपनी खामियां पहचानी, कारगिल रिव्यू कमेटी बनी, सेना में बड़े सुधार हुए। हमने सीखा कि प्रिसीजन वेपन्स, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और जॉइंट वॉरफेयर कितनी जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी सीख ये थी कि जब एक देश अपनी सेना के पीछे खड़ा होता है, जब हर घर से आवाज आती है कि हमारे जवान लड़ रहे हैं और हम उनके साथ हैं, तो नतीजा बदल जाता है। उन दिनों पूरे देश में एक जज्बा था। लोग खून देने के लिए कतारों में खड़े थे, बच्चे अपनी पॉकेट मनी भेज रहे थे, औरतें अपने गहने दे रही थी। वो एकता, वो जज्बा, वो भी एक हथियार था। लेकिन दोस्तों, ये जीत मुफ्त नहीं थी। 527 भारतीय जवान शहीद हुए, 1363 घायल हुए। कोई पालमपुर से था, कोई नागालैंड से, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, कोई मुस्लिम था, कोई हिंदू था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, लेकिन उन सबकी एक ही पहचान थी, भारतीय सैनिक। कोई 19 साल का था, कोई 24 का, कोई 32 का, कोई के घर बेटे का इंतजार था, कोई अभी अभी शादी करके आया था, किसी का अभी पहला बच्चा होने वाला था। कैप्टन मनोज पांडे जो लखनऊ से थे, उन्होंने बटालिक सेक्टर में ऐसी जंग लड़ी जो इतिहास में दर्ज है। जब उनके हाथ में ग्रेनेड था और सामने दुश्मन था, तो उन्होंने कहा था, न मैं पीछे हटूंगा, न अपना हथियार डालूंगा। वो शहीद हुए, उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। उनकी डायरी में एक लाइन मिली थी जो आज भी लोगों को याद है। उन्होंने लिखा था, या तो मैं भारतीय झंडा फहराकर वापस आऊंगा या उसमें लिपटकर। वो जवान जिनके नाम इतिहास में नहीं लिखे गए, जो बस चढ़े, लड़े, शहीद हुए, जिनकी माताओं ने अपने आंसू पी लिए और कहा, मेरा बेटा देश के काम आया, जिनके पिता ने अपना सिर उठाकर कहा, मुझे गर्व है, जिनकी पत्नियों ने बाकी जिंदगी अकेले काटी, जिनके बच्चे बाप के बिना बड़े हुए, उन सबको सलाम। विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, योगेंद्र सिंह यादव, संजय कुमार, ये वो नाम हैं जिन पर परमवीर चक्र लगे। लेकिन उन 527 के नाम याद हैं आपको, जिनके नाम अखबार में नहीं आए, जो कैमरे के सामने नहीं मुस्कुराए, जो बस अपना काम करके चले गए। उन्हीं के कंधों पर खड़ा है ये देश। दोस्तों, जब भी आप किसी ऊंचाई से डरें, याद करना उन जवानों को जो 18,000 फुट की चोटी पर चढ़, दुश्मन था, नीचे खाई थी, बर्फ थी, ठंड थी, भूख थी, और उनके पास था बस एक जज्बा, ये जमीन हमारी है, हम इसे वापस लेंगे। और उन्होंने लिया। इसे कहते हैं असली वीरता।
जब आपको पता हो कि आगे मौत है और फिर भी आप आगे बढ़ें, जब कोई कैमरा न हो, कोई इतिहास न लिख रहा हो और फिर भी आप अपना फर्ज निभाएं। ये थी कारगिल की जंग, जब दुश्मन ऊपर था और हमारे जवान नीचे से चढ़े और ऊपर ही रहे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हम आज उन शहीदों का कर्ज चुका पा रहे हैं? जब हम अपनी छोटी छोटी तकलीफों पर रोते हैं तो क्या एक बार उन जवानों को याद करते हैं जिन्होंने -20 डिग्री में बर्फ पर रात काटी? और अगर आप उस रात किसी पहाड़ी चोटी पर चढ़ते, ऊपर दुश्मन हो, नीचे खाई हो, गोलियां बरस रही हो, सिर्फ अपने साथियों का हौसला हो, तो क्या आप चढ़ते? अपने जवाब और राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर इन जाबाजों की कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये कहानी उन तक भी पहुंचनी चाहिए जो इसे नहीं जानते। और ऐसी ही अनसुनी और अनकही वीर गाथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं ओमी डॉको और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और रहस्य, एक और सच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।